नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं नगमा। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? फिलहाल वो रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में काफी आगे हैं। उन्होंने आयोवा कॉकस के बाद न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी भी जीत ली है। ट्रंप एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं जिन्होंने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में 3 बार जीत हासिल की है। न्यू हैम्पशायर में ट्रंप ने इस बार भारतीय मूल की निकी हेली को हराया है। निकी हेली यहां उन्हें राष्ट्रपति पद की कड़ी दावेदारी में टक्कर दे रही थी। एडिसन रिसर्च के मुताबिक ट्रंप को 52.3% और निकी हेली को 46.6% वोट मिले हैं। हालांकि निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा है कि मुकाबला अभी बचा हुआ है, वो फाइटर हैं और लड़ेंगी। I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. Well, I'm a fighter. And I'm scrappy. And now we're the last one standing next to Donald Trump. And today we got close to half of the vote. We still have a ways to go, but we keep moving up. अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल कर ली तो उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन से हो सकता है। जो बाइडेन ने भी न्यू हैम्पशायर से डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती है, उन्होंने राइट इन उम्मीदवार के तौर पे जीत हासिल की, यानी उनका नाम मतपत्र पर नहीं आया और ना ही उन्होंने प्रचार किया। लेकिन क्या अगर बाइडेन और ट्रंप में मुकाबला हुआ तो नतीजा पिछली बार वाला होगा? जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में बहुत सारी बातें बाइडेन के खिलाफ और ट्रंप के हक में जा रही हैं। बाइडेन की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। आयोवा से पहले एबीसी न्यूज के सर्वे ने बताया कि बाइडेन 15 साल में अपनी लोकप्रियता के सबसे नीचे स्तर पे हैं, जबकि आयोवा से पहले 72% रिपब्लिकन ने ट्रंप के नामांकन पर संतोष जताया। उम्र भी बाइडेन के खिलाफ है, वो 81 साल के हो चुके हैं। युवा ट्रंप भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4 साल छोटे हैं, 77 साल के हैं। बाइडेन की प्रवासी नीति को लेकर अमेरिका में असंतोष है। माना जा रहा है कि प्रवासियों पर अमेरिका का बहुत पैसा खर्च हो रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। कई मोर्चों पर अमेरिका युद्ध से जूझ रहा है, जबकि ट्रंप दूसरे देशों में हस्तक्षेप से अलग रहना चाहते थे। अमेरिकियों को लग रहा है कि युद्ध उनके जीवन पर नकारात्मक असर डाल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो सकती है और चुने जाने तक का रास्ता किन चुनौतियों से भरा हुआ है? इस पर मेरे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर। बहुत धन्यवाद मैम आपका। मीरा शंकर जी, ट्रंप की दावेदारी या जो 2 जीत उन्हें मिली है, एक तो आयोवा कॉकस और उसके बाद ये न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी में, कितनी मजबूत है? क्या उनकी वापसी अब मुमकिन लगती है? देखिए, जहां तक रिपब्लिकन नॉमिनेशन है वहां तो मुझे लगता है कि ट्रंप को जीत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है कि अगर वो जो बाइडेन के खिलाफ लड़ते हैं, अभी तो वो पोल्स में आगे हैं। जैसे रियल क्लियर पॉलिटिक्स बोलता है 3-4% एवरेज, सब पोल्स को लेके एवरेज वो आगे है। पर ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप जो है, उनकी जो होल्ड है रिपब्लिकन राइट पे, जो दक्षिणपंथी सोच के हैं, उनके ऊपर तो बहुत जबरदस्त है। पर अमेरिका में जो बीच के चलने वाले वोटर्स हैं उन पे नहीं है। अगर आप न्यू हैम्पशायर में भी देखें तो न्यू हैम्पशायर एक ऐसा स्टेट है जहां रिपब्लिकन प्राइमरीज में केवल रिपब्लिकन्स ही नहीं वोट करते, इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वोटर्स भी वोट कर सकते हैं। तो CNN ने एक एग्जिट पोल किया था और उनका कहना ये है कि जो यहाँ रिपब्लिकन प्राइमरी में इंडिपेंडेंट वोटर्स थे और ये करीब 29% इंडिपेंडेंट वोटर्स थे, उनमें से निकी हेली को 3:1 ज्यादा वोट मिले हैं। अच्छा। और जो पोल्स देखते हैं कि अगर ट्रंप बाइडेन के खिलाफ लड़ता है या निकी हेली बाइडेन के खिलाफ लड़ती हैं,
तो क्या है, जी। तो निकी हेली के चांसेस ज्यादा अच्छे माने जाते हैं तो अगर बाइडेन बाइडेन के। के खिलाफ निकी हेली खड़ी होती तो रिपब्लिकन्स के चांसेस ज्यादा मजबूत होंगे। तो वैसे भी ये सवाल उठता है क्योंकि निकी हेली गवर्नर भी रही हैं, वो उनके एक बड़ी बिजनेस वुमन तो वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप देखें तो वो स्टेट लेजिस्लेटर रहीं, तो उनका जो कैंडिडेचर है वो ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे में लगता है कि क्या अगर ट्रंप को ये उम्मीदवारी मिल जाती है तो रिपब्लिकन पार्टी के चांसेस कम होंगे, कमजोर होंगे। वो 9 दशक में पहले प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिन्होंने एक ही टर्म में हाउस, सेनेट और ओवल ऑफिस सब गवा दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते, पर जरूर कुछ जो ट्रम्प के पॉलिसी गोल्स हैं या एजेंडा है थोड़े चिंताजनक है, अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए, और कुछ अच्छे हैं। तो अमेरिका में राइट, ट्रम्प कहते हैं, रिपब्लिकन्स के लिए ट्रंप की उम्मीदवारी आपको क्या लगता है? निकी हेली की उम्मीदवारी तो बेहतर मुझे है कि लगता चांसेस है बाइडेन कि के खिलाफ बेहतर है? रिपब्लिकन उम्मीदवारी मुझे लगता है कि ट्रम्प खींच ले जाएंगे। निकी हेली काफी पीछे है उनसे, पर वो एक ही कैंडिडेट है जो ट्रम्प के खिलाफ है। और दूसरा ये है कि अगर ट्रम्प का कन्विक्शन, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जी। जी। अगर ट्रम्प का इस बीच कन्विक्शन होता है किसी केस में, या जो स्टेट्स ने कहा है कि वो रिपब्लिकन प्राइमरी बैलेट पे नहीं आ सकते 14वीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके, क्योंकि उन्होंने इंजरेक्शन किया है, तो वो जाके मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। तो अगर इन मामलों में ट्रम्प कुछ लड़खड़ाते हैं, मतलब अगर उसका क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया, जी। या तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इन्होंने इंसरेक्शन किया है, मुश्किल वो हो सकती है। तो फिर निकी हेली के चांसेस बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तो तो अब ये ट्रम्प भी का सवाल है कि ये, इतना सफल नहीं, क्यों हो एक रहे हैं मिनट, ट्रंप? अब एक मिनट, इनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, तो फिर वो इस तरह से कामयाब क्यों हो रहे हैं? और इमिग्रेंट्स कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इनकी बड़ी हार्डलाइन पॉलिसी रही है इमिग्रेंट्स पर। और अमेरिका में जो इलीगल क्रॉसिंग्स हो रही हैं वो सदर्न बॉर्डर पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और इसको लेकर जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में बड़ा टकराव भी रहा है। जी, इमिग्रेशन एक काफी ठोस मामला है ट्रम्प और रिपब्लिकन्स के लिए, क्योंकि लोगों को चिंता है कि साउथ अमेरिका से ज्यादा बढ़ गया है लीगल इमिग्रेशन। तो ट्रम्प तो ये कहते हैं कि वो एक तो मैस डेपोटेशन करेंगे, कहते हैं बिगेस्ट मैस डेपोटेशन ऑफ इलीगल्स इन जी। यूएस हिस्ट्री। मतलब जो वहाँ गैर कानूनी तौर से मौजूद हैं उनको इकट्ठा करके ये वापस भेजेंगे या बॉर्डर के दूसरी तरफ करेंगे। दूसरा ये भी कहते हैं कि वो अपने गार्ड या आर्मी भी भेज सकते हैं मेक्सिको में ड्रग कार्टल्स के खिलाफ लड़ने के लिए। जी। और फिर वो पैसे बहुत देंगे। जो इस्लामिक देश थे उनके खिलाफ जो वीजा बैन लगाया था और जो कोर्ट ने रद्द कर दिया था, कह रहे हैं कि वो दोबारा बिल्कुल। लगाएंगे, और इसको कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ भी बढ़ाएंगे। और जी। तो आर्थिक तौर से सब देशों के खिलाफ वो कह रहे हैं कि जी। 10% टैरिफ बढ़ाएंगे सारे इंपोर्ट्स पे। चीन से कुछ सेक्टर्स में जैसे स्टील, इमिग्रेंट्स इलेक्ट्रॉनिक की जो वगैरह बात आपने भी इंपोर्ट्स की, बंद कर देंगे। जो इमिग्रेंट्स तो की बात है वो आम लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है। और जिस तरह का हार्डलाइन लिया है ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर, वो लोगों को अपील करता है और ये बाइडेन के खिलाफ भी जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मीरा शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे। एक ब्रेक लेने का समय है इस वक्त सच की पड़ताल में, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर जुड़िए हमारे साथ। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या अब इजराइल और गाजा की जंग में कोई सीज फायर मुमकिन है। हमारे साथ जुड़ रहे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल।
और अब आपको दिखाते हैं या बताते हैं कि गाजा इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है। हमास ने इजराइल का सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास ने इससे इनकार कर दिया है। हमास की मांग है कि एक स्थायी सीज फायर हो, युद्ध पूरी तरह रुके और गाजा पट्टी से इजरायली कब्जा पूर्ण रूप से हटाया जाए। कतर और इजिप्ट के जरिए इजराइल ने अब तक के सबसे लंबे युद्ध विराम का ऑफर हमास को दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि कतर ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। तो देखते हैं कि इजराइल का प्रस्ताव था क्या। प्रस्ताव 2 महीने के सीज फायर का रहा। युद्ध रोकने के बदले में हमास के नेताओं को गाजा छोड़ने की बात थी। इस सीज फायर को कई स्टेज में होना था। पहले में 60 के ऊपर के मर्द और औरतें और गंभीर रूप से बीमारों की रिहाई, उसके बाद महिला सैनिक, कम उम्र के लड़के, फिर सैनिक। इसके अलावा फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने का प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की बात नहीं थी, पर प्रमुख शहरों से गाजा के इजरायली सेना की मौजूदगी कम करने का प्रस्ताव था। लेकिन हमास ने इजराइल का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसके बदले 1 महीने के सीज फायर पर दोनों की सहमति बन रही है, अभी बनी नहीं। इस दौरान इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इस सीज फायर के लिए कतर, मिस्र और वॉशिंगटन की तरफ से काफी कोशिश हो रही है। दोनों तरफ से इस बात पर कोई समझौता नहीं बन पा रहा है कि जंग को लंबे समय के लिए या स्थायी तौर पर किस तरह खत्म किया जाए। हमास की मांग है कि इजराइल उसे एक पैकेज डील दे। पहले पूरी तरह से युद्ध रुके, फिर इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे। अक्टूबर में हमास के हमले में 250 इजरायलियों को बंधक बनाया गया। इजराइल के मुताबिक 132 अब भी गाजा के कब्जे में हैं, जिसमें 28 शव भी शामिल हैं। इजरायली जवाबी हमले में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25,490 लोग गाजा में मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। तो अब सवाल है कि क्या यहाँ पर अब कोई लंबा या स्थायी सीज फायर मुमकिन है। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। प्रभु दयाल जी, ये जो प्रस्ताव एक दिया गया था इजराइल की तरफ से, वो माना नहीं गया हमास की तरफ से, क्योंकि हमास का ये कहना है कि जब तक कि पूरी तरह से नहीं निकले इजरायली फोर्सेस वहाँ से, वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे और कोई भी सहमति नहीं बन रही है। पर क्या यहाँ पे आपको लगता है इन हालात को देखते हुए कि कुछ 1 महीने 2 महीने के सीज फायर, युद्ध विराम फिर हो सकता है और ये एक लंबे स्थायी सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकता है? नगमा जी, मेरे विचार में किसी भी तरह का समझौता जरा मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है, इसमें काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जो आपने जिस एक प्रस्ताव की बात की जो इजराइल की तरफ से दिया गया था, वो फिर हमास ने ठुकरा दिया और जो भी उम्मीदें लगाई जा रही थी इस युद्ध को रोकने की, उनको बड़ा झटका लगा है। जैसा आपने कहा, इजराइल ने 1-2 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव था, इसमें ये कहा गया था कि वो इस 2 महीने में फलस्तीनी प्रिजनर्स को रिहा कर देगा और उसके बदले में हमास जो है वो इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे। अब कितने वक्त का होना चाहिए, कितने वक्त का नहीं होना चाहिए, इस पे दोनों पक्षों में टकराव था। और साथ ही साथ देखिए, इजराइल ने ये भी कहा था कि शायद वो जो जंग है पूरी तरह से खत्म ही कर देगा अगर हमास 6 प्रोमिनेंट लीडर्स को, अपने लीडर्स को गाजा से बाहर कर दे। उनमें नाम थे जैसे यहिया सिनवार और मोहम्मद अल्देफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अक्टूबर 7 के अटैक्स को मास्टरमाइंड किया था। तो इजराइल चाहता था कि वो गाजा छोड़ दें। अब हमास का ये मानना है कि अगर उनको गाजा से भेजा गया तो किसी न किसी तरह से इजराइल उनको मारने की कोशिश करेगा। तो दोनों पक्षों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और पूरी दुनिया उम्मीद लगाए है। कई पहलू किए जा चुके हैं, कई तरफ से कोशिशें की जा चुकी है, खासतौर पे मिस्र, कतर, अमेरिका, ये देश हैं जिन्होंने कई तरह से युद्ध को रोकने के प्रस्ताव किए, लेकिन ठुकरा दिए गए हैं। अभी क्या लगता है, क्योंकि हमास से बातचीत है और हमास के बारे में अगर देखा जाए उन्हें आतंकी गुट बताया जाता है और जो जिस वो पोजीशन में है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देव गॉट नथिंग टू लूज नाउ, और गाजा में, पर इजराइल के पास क्या दुविधा है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब इजराइल में
एक तरह से बहुत खिलाफ भी है नेतन्याहू के इस युद्ध को लंबा खींचने को देखते हुए। उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरी है। किस तरह की दुविधा इजराइल में है कि अब बैकफुट पे अब जाने की स्थिति में है? देखिए, ये जो डिस्कशंस हुए हैं सीज फायर के बारे में, हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप के बारे में, ये ऐसे वक्त हुए हैं जब नेतन्याहू की सरकार पे बहुत दबाव है, और ये दबाव उन फैमिली से है जिनके सदस्य हॉस्टेजेस हैं इस वक्त गाजा में और वहां पर बंदी बनाए हुए हैं। तो जरूर नेतन्याहू पे बहुत दबाव है, और इसके विपरीत जो राइटिस्ट विंग है वो नेतन्याहू पे जोर लगा रहा है कि वो युद्ध ना रोके। और आपको याद होगा अभी इसी हफ्ते पहले नेतन्याहू ने कहा था कि ओनली टोटल विक्ट्री, हमास के ऊपर ओनली टोटल विक्ट्री लड़ाई को खत्म करेगी। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि किसी तरह के समझौता हो पाएगा। दिखाई देती है। जी जी, और बहुत ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड में, एक दूसरे को बिल्कुल भी उन पे एतबार नहीं करते, इसलिए लड़ाई चलती जा रही है। तो ऐसे में ये सीज फायर की अभी फिर बात चल रही है, एक महीने का भी हो और उसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज हो, पर लंबा या स्थायी सोल्यूशन यहाँ पे उसकी कोई बातचीत अब तक नहीं, अमेरिका की कोशिश के बावजूद। जी देखिए, एक अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था कि जो हमास है वो सरकार सौंप दे किसी तीसरे पक्ष को, जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, और खुद जो है हमास वहां से गाजा से चला जाए। तो इस प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया था। हमास नहीं चाह रहा कि वो किसी तरह से वहां सरकार छोड़े, क्योंकि उसको बहुत खतरा लगता है। तो इन सब वजह से किसी तरह का समझौता होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बहुत मुश्किल लगता है। और इस समय हमास का यही कहना है कि जब तक कि पूर्ण रूप से ये युद्ध विराम नहीं करते, युद्ध खत्म नहीं करते, इनकी सेना वहां से नहीं निकलती, तब तक वो बंधकों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई सहमति कहाँ पे बनेगी अब ये देखा जा रहा है, और इसमें कई देश जुटे हुए हैं, कतर है, इजिप्ट है, अमेरिका खुद है। धन्यवाद आपका प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त है अभी सच की पड़ताल में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।